Welcome students. In this video बेसिक्स ऑफ लेज़र पार्ट 3। अभी तक हमने ये सीखा कि लेज़र क्या होता है। लेज़र एक कोहेरेंट लाइट है, कला संबद्ध प्रकाश है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो कला संबद्ध नहीं होती। जो लेज़र सोर्स है वो यदि हमें प्राप्त करना है तो स्टिमुलेटेड इमिशन जरूरी है, उद्दीप्त उत्सर्जन जरूरी है। ठीक है, उद्दीप्त उत्सर्जन कब होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन कब होता है? जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, जनसंख्या उत्क्रमण हो, यानी हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर स्टेट की तुलना में ज़्यादा हो। दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड व्हेन देयर इज मेटास्टेबल स्टेट। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करना हो तो मेटास्टेबल स्टेट जरूरी है। अगर मेटास्टेबल स्टेट नहीं हो तो पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए कि किसी एटम में मेटास्टेबल स्टेट नहीं है, केवल लोअर लेवल हायर लेवल हैं, तो क्या होगा? हायर से लोअर लेवल पर और लोअर से हायर लेवल पर ट्रांजिशन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी। एट द मोस्ट ये हो सकता है कि जितने एटम ग्राउंड लेवल पर हैं उसके आधे ऊपर पहुंच जाएं, दोनों लेवल में बराबर बराबर एटम्स हो जाएं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मेटास्टेबल स्टेट जरूरी है, जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त होता है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त हो गया तब लेजिंग एक्शन होती है और हमको लेज़र मिलती है, लेज़र प्रकाश हमको प्राप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट है उससे लेजिंग एक्शन कब शुरू होगी? जब ग्राउंड लेवल की तुलना में उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, तभी लेजिंग एक्शन शुरू होगी। तो जब तक ये अवस्था प्राप्त होगी तब तक तो लेजिंग एक्शन शुरू नहीं होगी, है ना। तो हम देखें, हमने पिछली बार जो ये लेज़र पढ़ी है, रूबी लेज़र, उसके एनर्जी लेवल्स को हम देखते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं रूबी लेज़र के, ये वाले, इसमें यहाँ पर एक मेटास्टेबल स्टेट है, ये वाली, ये मेटास्टेबल स्टेट है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स यहाँ की तुलना में ज़्यादा हों, यानी यहाँ किसी क्षण जितने एटम हो उसके आधे पहले यहाँ पहुँचें, फिर आधे से ज़्यादा जब बढ़ना शुरू होंगे तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स यहाँ की तुलना में ज़्यादा होंगे और तब लेजिंग एक्शन शुरू होगी, तब तक नहीं होगी। तो एक सस्टेनेबल लेज़र हमको प्राप्त नहीं होगी। यानी जो लेज़र प्राप्त हुई है उसमें जब तक यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तब तक लेजिंग एक्शन नहीं होती। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ एक और कंपैरेटिवली वैकेंट स्टेट हो, एक अपेक्षाकृत खाली ऊर्जा स्तर और हो, तो यहाँ पर जैसे ही एटम इकट्ठे होंगे वैसे ही लेजिंग एक्शन शुरू हो जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ 3 लेवल लेज़र 4 लेवल लेज़र हो तो वो सस्टेनेबल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, हम इसी प्रकार की एक और लेज़र के बारे में पढ़ते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र। अब ये हीलियम नियॉन लेज़र एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसका चित्र हमने अभी नहीं बनाया है, और उसमें हीलियम और नियॉन का मिक्सचर होता है 90:10, 90% हीलियम और 10% नियॉन। तो उसमें जब डिस्चार्ज पास करते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज पास करने पर जो हीलियम के एटम्स हैं वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हीलियम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ये हैं E0, E1 और E2। तो जैसे ही डिस्चार्ज पास होता है हीलियम नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसके एटम E1, E2 स्टेट में एक्साइट होकर आ जाते हैं। उसके बाद ये हीलियम के एक्साइटेड एटम्स नियॉन एटम के साथ में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करके वो अपनी एनर्जी उनको देते हैं, और नियॉन के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। नियॉन की जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उसमें जो हायर स्टेट हैं, जो उसकी जो स्टेट्स हैं नियॉन की, E0 डैश, E1 डैश, E2 डैश,
E3 डैश, E4 डैश और E5 डैश, ये जो लेवल्स हैं उनमें ये वाला लेवल E5 डैश और E3 डैश, ये लेवल लगभग इनके बराबर हैं E1 और E2 के। तो ये वाले जो हीलियम एटम्स हैं एक्साइटेड, ये नियॉन एटम के साथ में कोलिजन करते हैं, टक्कर करने से वो नियॉन एटम को अपनी एनर्जी देते हैं और नियॉन एटम E3 डैश स्टेट में और E5 डैश स्टेट में एक्साइट होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर एटम्स इकट्ठे होते हैं, तो इसमें जल्दी ही ये स्थिति आ जाती है कि E4 डैश और E2 डैश इनकी तुलना में ये वाले लेवल्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति आ गई। तो इन दो लेवल से लेजिंग एक्शन इन दो लेवल में हो सकती है। तो ऐसा होता है कि यहाँ से लेजिंग एक्शन होती है, इससे 3.39 माइक्रोमीटर का फोटोन प्राप्त होता है, ये विजिबल रीजन में नहीं होता है। यहाँ से E5 डैश से यहाँ पर ट्रांजिशन होता है, इससे 6328 एंगस्ट्रॉम की रेड लाइट मिलती है जो विजिबल रीजन में है। सो इट इज़ प्रोमिनेंट ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। यहाँ से ट्रांजिशन होता है E2 डैश में और उससे जो फोटोन मिलता है वो 1.5 माइक्रोमीटर का मिलता है। यह भी विजिबल रीजन में नहीं है। विजिबल रीजन में जो लेजिंग एक्शन है वो केवल एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर जो एटम्स हैं वो डी एक्साइट होके यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर के जो एटम्स हैं, चूँकि ये मेटास्टेबल स्टेट है, तो ये वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके हायर स्टेट में आ सकते हैं और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन है उसको बिगाड़ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए हीलियम नियॉन लेज़र की ट्यूब इस प्रकार बनाई जाती है कि वो पर्याप्त रूप से पतली हो, थिन हो। तो ये जो एटम्स होते हैं जो इस स्टेट में हैं वो उसकी वाल से कोलिजन करके डी एक्साइट होके E0 डैश लेवल पर आ जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर बना रहता है। इस प्रकार से ये हीलियम नियॉन लेज़र काम करती है। तो ये लेज़र के बारे में ये है। अब लेज़र जो होती है इसके कई उपयोग होते हैं, है ना। तो एक लेज़र प्रिंटर हम जानते हैं, लेज़र पॉइंटर वो हम जानते हैं, CD हम यूज़ करते हैं। तो CD राइट करना और CD को प्ले करना दोनों ही में लेज़र बीम उपयोग होता है। तो ये कुछ उपयोग हैं, कई उपयोग हैं लेज़र बीम के, बहुत सारे उपयोग होते हैं। ऐसा ही एक उपयोग होता है होलोग्राफी। तो हम देखें होलोग्राफी क्या है। तो हमने एक होलोग्राफी का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम है इसमें हमने ये बताया कि ये एक लेज़र बीम है। ये लेज़र बीम यहाँ एक बीम स्प्लिटर पर गिरता है, वो इसको दो भागों में विभक्त करता है, उसको स्प्लिट करता है, एक ये और एक ये लेज़र बीम पहला वाला ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है जिसका 3 डायमेंशनल चित्र हमको, होलोग्राम हमको बनाना है। ये वाला बीम यहाँ से आता है और रिफ्लेक्ट होके इधर आता है। यहाँ पर रिकॉर्डर है जिस पर कि होलोग्राम रिकॉर्ड होना है। तो यहाँ पर दो बीम आ रहे हैं, एक उस ऑब्जेक्ट से जिसका कि होलोग्राम हमको बनाना है और एक डायरेक्ट। दो लेज़र बीम यहाँ पर आते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। और इंटरफेरेंस हम जानते हैं कि जब दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम आते हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और उसमें फ्रिंजेस हमको मिलती हैं और अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी अलग अलग होती है, जो फेज डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो बना वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जो होलोग्राम है इट इज़ ए इंटरफेरेंस पैटर्न, वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ जो होलोग्राम रिकॉर्ड हुआ है उस पर यही वाला लेज़र बीम फिर से डाला जाए तो हमको इसका एक 3 डायमेंशनल चित्र हमको प्राप्त होता है।
ये जो होलोग्राम हमको प्राप्त होता है ये ऑर्डिनरी लाइट से प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ लेज़र बीम जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। और इंटरफेरेंस के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि दो बीम मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट हों, ठीक है, तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इंटरफेरेंस के रूप में यहाँ पर चूँकि ये होलोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो लेज़र बीम ज़रूरी है। अगर लेज़र बीम नहीं है, हम यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट ले लें तो हमको होलोग्राम नहीं मिलेगा। तो ऑर्डिनरी लाइट से होलोग्राम प्राप्त नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेज़र एंड इट्स यूज़ एज होलोग्राफी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, और आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप बताइए। थैंक यू।